Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and in this session we are learning molecular basis of inheritance. We have completed replication. After replication we have started the transcription. In the previous session I told you what is transcription, transcription क्या होता है, and what is the need of transcription. ट्रांसक्रिप्शन की नीड क्या होती है. देखो, अगर आप इफ़ यू फोकस ऑन द सेंट्रल डोगमा, आई एम जस्ट रिवाइजिंग whatever topic I just taught you in the previous topic, then we will move ahead. ठीक है, आराम से मैंने बोला है ना कि आराम से समझ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही एक बड़ा लेसन है. उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो बहुत अच्छे से समझ के इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है. ठीक है, देखो सबसे पहले सेंट्रल डोगमा पे फोकस करो. सेंट्रल डोगमा में क्या देखा था आपने कि डीएनए से डीएनए बनना मतलब रेप्लिकेशन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेल डिवीजन एंड ऑल. ठीक है, क्योंकि बिना डीएनए रेप्लिकेशन करे कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर सकती. दैट्स वाई यू केम टू नो अबाउट द रेप्लिकेशन. क्लियर, रेप्लिकेशन को मैंने अच्छे से समझा दिया, उसकी आपको 3D वीडियो भी दिखा के आपको एकदम क्लियर कर दिया. नाउ वी हैव इन द सेंट्रल डोगमा आफ्टर द डीएनए प्रोड्यूस प्रोटीन. अगर हम देखें तो डीएनए ही क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है. बट डीएनए कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन फॉर्मेशन. डीएनए जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता. जैसे एक टीचर स्टूडेंट को तैयार करता है, स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने, ना कि टीचर एग्जाम देने जाता है. समझ में? ठीक है, टीचर्स से जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें चाहिए वो तो स्टूडेंट को मिल जाती हैं, और वो स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है वहाँ पे जाके. समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ही समझ लो कि हमने टीचर से, एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हम टीचर से सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, ग्रैस्प कर लेते हैं. उसके बाद हम उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं. एकदम वैसे ही यहाँ पे भी है कि डीएनए से कोडॉन जो ट्रांसफर मतलब इन्फॉर्मेशन है वो किस में ट्रांसफ़र हो गई, आरएनए, क्योंकि आरएनए ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन पे. समझ में? तो हमारी सेल्स में जो अमीनो एसिड या प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आरएनए. वो आरएनए की वजह से होती है. क्लियर है? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन की नीड क्या है और ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है. Whatever information is there in the form of DNA that has to be changed in the form of RNA, क्योंकि DNA और RNA में डिफरेंस होता है. क्लियर है? और RNA फिर किस में जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि DNA को तो जाना नहीं है, इसलिए DNA अपनी सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे देगा, ठीक है, RNA को दे देगा. जैसे एक टीचर अपनी सारी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे देता है कि जाओ तुम एग्जाम में लड़ो. क्लियर है? ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि यस ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. उसके बाद मैंने बताया था कि डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स में जो दोनों ही स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, उनमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता. ठीक है, आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड ओनली 1 स्ट्रैंड अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है कि डीएनए के तो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही ट्रांसक्रिप्शन में क्यों जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. दोनों पे ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता. लेकिन आपने रेप्लिकेशन पढ़ा है, रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था कि रेप्लिकेशन टेक प्लेस ऑन बोथ द स्ट्रैंड. दोनों ही स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड पे नहीं होता है. ठीक है, तो ये यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको मिला कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किसी एक स्ट्रैंड का होगा, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है. क्लियर है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में मैंने आपको मोदी और अमित शाह का एग्जाम्पल लेके बताया था. ठीक है, कि अगर मान लो कोई भी पॉलिसी एड्रेस करनी है, ठीक है, तो दोनों तो बना तो लिए लेकिन एक ही एक्सप्रेस करेगा. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर क्योंकि दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो ना बोलने हों वो भी बोल जाएं. ठीक है, अगर दोनों के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लैश हो जाएंगे, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सेम थिंग हैपन विद द डीएनए आल्सो. डीएनए के साथ भी यही होता है. ठीक है, तो इसमें से जो स्ट्रैंड्स अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में जाता है उसको बुलाते हैं टेम्पलेट, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है उसको बुलाते हैं कोडिंग. याद रखना, कहीं लिख लेना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं. जो टेम्पलेट होता है उसको क्या बुलाते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड. ठीक है, और जो कोडिंग होता है उसको क्या बुलाते हैं, सेंस स्ट्रैंड. अब तुम कहोगे सर ये तो गलत बात है, कोडिंग को सेंस क्यों बुला रहे हैं और टेम्पलेट को एंटी सेंस क्यों बुला रहे हैं, वो अभी बाद में जब मैं थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ा लूँगा तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा अपने आप. ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो टेम्पलेट है उसको एंटी सेंस बोलते हैं और जो कोडिंग है वो सेंस स्ट्रैंड क्यों होता है. ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही डीएनए का नहीं होता है.
केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, ठीक है, वही ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, दूसरे स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे, मैंने इसका रीज़न मैंने आपको एक डायग्राम से एक आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी थी कि देखो ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि वेन एवर यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई टेम्पलेट स्ट्रैंड, जब भी आप टेम्पलेट स्ट्रैंड आइडेंटिफाई करने जा रहे हो तो हमेशा याद रखना टेम्पलेट में क्या आ रहा है, TP मतलब 3 5, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा 3 to 5 हमेशा ये कौन सी पोलरिटी होगी इसकी, 3 to 5 होगी, ठीक है। तो 3 to 5 जिस भी स्ट्रैंड की पोलरिटी है समझ लेना वो क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे देखो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, एक स्ट्रैंड आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है और एक स्ट्रैंड नीचे दिख रहा है, ठीक है। नीचे वाले देखो, नीचे वाले की पोलरिटी क्या है 3 और इधर क्या है 5, इसका मतलब 3 to 5। अब देखो यही क्या है टेम्पलेट, ये देखो कहीं पे भी अगर आपको 3 इधर मिल जाए मतलब 3 पहले मिल जाए और 5 बाद में मिल जाए तो जान लेना वही टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टेम्पलेट को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। और जो नेक्स्ट होगा दूसरा जो होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड होगा, दैट विल नॉट अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डीएनए स्ट्रैंड है और डीएनए स्ट्रैंड का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब आरएनए बन रहा है। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनने को ही क्या बुलाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं। मतलब जो डीएनए के कोडॉन हैं वो किसके फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, आरएनए के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में आपको बताया भी था कि आरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रूल दूसरा होता है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल, समझ लो। जैसे अगर मान लो डीएनए पे बेस पेयर्स लगे हैं ए, ठीक है, मैं हमेशा ATCG लेता हूँ, तुम कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ATCG ये डीएनए पे बेसिस लगे हैं। जब डीएनए से आरएनए बनेगा ना तो उस पे कौन से बेसिस लगेंगे, ए पे जाएगा U, T पे जाएगा A, C पे जाएगा G और G पे C। तो ये किसकी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये किसके स्ट्रैंड्स हो गए, किसके बेसिस हो गए, आरएनए के। मतलब अगर डीएनए है, डीएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करा रहा है, अगर डीएनए पे जहाँ पे ए लगा होगा आरएनए उसको किस में चेंज, मतलब वो आरएनए में किस फॉर्म में जाएगा, यू, ठीक है। उसके बाद टी लगा होगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा, ए, सी लगा होगा तो जी और जी लगा होगा तो सी। क्लियर है। तो इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड के जो बेसिस हैं वो किस फॉर्म में चेंज होने लगेंगे, आरएनए। क्योंकि दिमाग में देखो एक चीज़ फीड होती है कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं कि जहाँ थाइमिन देखते हैं, कहते हैं सर ने बताया था कि जहाँ थाइमिन मतलब डीएनए पे थाइमिन होता है और आरएनए पे यूरेसिल होता है। ये तो डिफरेंस होता है ना कि थाइमिन जो प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 टाइप की होती है, उसमें जो पिरिमिडीन होती है थाइमिन वो डीएनए पे होती है और यूरेसिल किस में होती है, आरएनए पे। ये तो डिफरेंस था ना, कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा ना था। जैसे आपने डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे पढ़ रखा है बताओ, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं तब बताता हूँ। देखो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री रूल ये है कि अगर ए लगा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, टी है तो ए, सी है तो जी और जी है तो सी। ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल है, डीएनए का। मतलब अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसी बेहाफ पे होगा, इसी प्रिंसिपल पे होगा। बात समझ में आई। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल दूसरा होगा। क्या डिफरेंट होगा, जहाँ पे ए लगेगा वहाँ पे क्या लग जाएगा, यू लग जाएगा। जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या लग जाएगा, जी। और जहाँ पे जी है वहाँ पे क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये क्या बन गया, आरएनए, ठीक है। ये क्या बन गया, आरएनए। ये क्या बना था, डीएनए। क्लियर है। तो डीएनए से डीएनए बनने में कॉम्प्लीमेंट्री रूल दूसरा है और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल दूसरा होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए जब चेंज होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है, ठीक है। मतलब डीएनए से आरएनए में चेंज होने का मतलब क्या है, तो उसके बेसिस को आपने समझ लिया। और ये भी चीज़ क्लियर होगी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं उन दोनों स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अच्छा, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि जो डीएनए पे ATCG लगा है वो निकल जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। नहीं, समझ में आ गई बात, वो नहीं होगा। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक स्टोरी, मतलब एक ऐसा एनेक्डोट बताने जा रहा हूँ, मतलब ऐसी स्टोरी के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन बताने जा रहा हूँ कि अगर तुम समझना चाहोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे और हंसना चाहोगे तो हंसोगे भी, ठीक है। जैसे आप कभी भी कहीं शादी में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टॉल लगा होता है, खाने का स्टॉल लगा होता है। आप क्या करते हैं, प्लेट उठाते हैं,
और आपको वेटर, वहाँ पे वेटर खड़ी होती है, खड़े होते हैं, तो वो आपको प्लेट दे देते हैं, ठीक है, आपको प्लेट दे देते हैं और आपको बताते हैं वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जान लो कि तुम क्या हो, आरएनए पॉलीमरेज हो, तुम क्या हो, आरएनए पॉलीमरेज हो, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तुम्हें ले जाके उसने बता दिया कि देखिए सर यहाँ से सारे खाने लगे हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप जाओगे तो उसके बाद क्या करोगे, जो डोंगे रखे होंगे उसको खोलोगे। तो डोंगे के दो पार्ट होते हैं, एक नीचे होता है, एक ढक्कन होता है, लिड होती है, ठीक है। अब डीएनए के भी दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। आपने ऊपर वाले ढक्कन को हटाया, ठीक है, मतलब डीएनए को क्या किया, खोला, उसके बाद उसमें क्या रखा था, सब्जी, उसको निकाल लिया। आपने डोंगे को थोड़ा ना निकाल लिया, उसमें जो सब्जी रखी थी उसको निकाल लिया, उसको रख लिया अपने प्लेट पे। इसका मतलब है अगर डीएनए पे ए लगा है तो आरएनए पॉलीमरेज यू लेके आ जाएगा, ए वहीं रहेगा लेकिन यू लेके आ जाएगा। क्लियर है। फिर आप फिर आगे बढ़ोगे, आप फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है, कुछ और होगा आइटम, उसको खाओगे, उसको लोगे, डोंगे को थोड़ा ना ले लोगे। ऐसा कभी करते हो क्या कि जो डोंगे हैं उसके ढक्कन और उसको ही प्लेट में रख लिया, ऐसा तो कभी नहीं करते, किए होगे, और कभी करना भी बहुत मार खाओगे, ठीक है। तो उसमें से क्या ले रहे हो आप, अपनी काम की चीज़ निकाल ले रहे हो, बाकी सब कुछ वहीं रहने दे रहे हो। समझ में आ गई बात। तो ये है, देखो अब देखो इसी से कोरिलेट करो कि आप क्या हो, आरएनए पॉलीमरेज हो। डोंगे के दोनों पार्ट क्या हैं, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। आरएनए आप गए, आपने डोंगे को खोला, आरएनए पॉलीमरेज गया, डीएनए क्या हो गया, ओपन हो गया। उसने क्या किया, डीएनए को नहीं निकाल दिया, डीएनए मतलब जो डोंगे में जो चीज़ें थी उससे आपने उसको मतलब जो भी मटेरियल आपको चाहिए था वो ले लिया। सेम एज आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अगर डीएनए पे एडेनिन लगा है तो वो यूरेसिल, उसके बिहाफ पे यूरेसिल ले लेता है। और यूरेसिल आएगा कहाँ से, न्यूक्लियोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे यूरेसिल, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सब प्रेजेंट होते हैं। जैसे रेप्लिकेशन में प्रेजेंट होते थे ऐसे यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। अच्छा, खाना निकालने के बाद डोंगा बंद कर देते हो कि नहीं बंद कर देते हो, ठीक है, अगर नहीं बंद कर देते तो आगे से बंद कर देना, ठीक है। तो ये अच्छी आदत होती है। तो डोंगे को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सेम एज डीएनए का काम तो हो गया, अब डीएनए पीछे से क्या होता चला जाएगा, रैप होता चला जाएगा। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शादी वाले जो आपने खाना खाया है उससे समझ में आ गया, ठीक है। तो जब आप जाते हो तो आपको पता नहीं रहता कि कहाँ से क्या करें, ठीक है। तो वेटर खड़ी होती है, तो वेटर का मतलब है प्रमोटर। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा और उनको रिलेट कर दूंगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया आपको कि हाँ सर ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा जो है अब क्लियर हुआ खाने वाले से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो मैंने एक बढ़िया यहाँ पे आपको मैंने बताया भी था पहले कि मैं यहाँ पे सबसे पहले हम जब शादी में जाते हैं तो पहले खाना खाते हैं तब शादी देखने जाते हैं। अभी हम लोग शादी भी देखेंगे ट्रांसलेशन में। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस आपको कहीं पे लग ही नहीं सकता कि टफ है, कंफर्म है, ये मेरा दावा है। लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तब, अगर अच्छे से वीडियो देखोगे, अच्छे से अपने कॉग्नाइजेंस को यूज़ करोगे, अपने संज्ञानात्मक नॉलेज को यूज़ करोगे तो कंफर्म है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कंसाइसनेस दिखानी है, कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है, ठीक है, और इंटरेस्ट लेना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक को समझने में। तो मैंने देखो प्रीवियस लेसन में आपको बताया था, प्रीवियस सेशन में, कि वाई द बोथ द स्ट्रैंड डू नॉट अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन, दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में क्यों नहीं जाते, ठीक है। मैंने मोदी और अमित शाह का एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया था, आ गया होगा समझ में। उसका मैंने यहाँ आंसर भी लिखा था, आपको समझाया भी था कि दोनों डीएनए अगर ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे तो क्या होगा कि दोनों की इन्फॉर्मेशन ऑल्टर हो जाएगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। और अगर दोनों ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, क्योंकि आरएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और बाइंड हो जाएंगे। जब बाइंड हो जाएंगे तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड अगर आरएनए बन गया यहाँ पे तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो फायदा क्या हुआ, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट का मतलब एक पार्ट, एक पार्ट पे हम समझ सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ये पार्ट वही है कि खाने की टेबल लगी हुई है, समझ में आ गई बात, खाने की टेबल लगी हुई है और खाने में दो पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट आपको यूज़ करना है, दूसरा पार्ट यूज़ नहीं करना है। सेम एज डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक क्या होता है टेम्पलेट होता है, दूसरा क्या होता है कोडिंग स्ट्रैंड होता है। तो आप केवल डायग्राम पे फोकस करो बस,
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको यूं समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है, इस डायग्राम, ये डायग्राम आपकी बुक में भी है, आप वहाँ से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे विजिबल अच्छे से ना हो, वैसे विजिबल तो है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये लाइन में जो दिख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। देखो एक तो ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई है ना कि जिस भी स्ट्रैंड की पोलरिटी 3 to 5 हो, देखो 3 to 5, तो उसको क्या बुलाएंगे, 3 5 मतलब टेम्पलेट, और उसका दूसरा जो होगा 5 to 3 वो क्या होगा, कोडिंग। तो 2 स्ट्रैंड्स मिल गए, समझ में आया। एक 3 to 5 जिसको टेम्पलेट बुलाएंगे, और आपको मैंने बताया है कि द टेम्पलेट अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन। देखो टेम्पलेट की पोलरिटी क्या है, 3 to 5, और कोडिंग की पोलरिटी क्या है, मतलब उसकी जो प्राइम है वो क्या है, 5 to 3, ठीक है। और टेम्पलेट को एंटी सेंस बोलते हैं और कोडिंग को क्या बुलाते हैं, सेंस स्ट्रैंड बुलाते हैं। आरएनए विच एंजाइम विल ट्रांसक्राइब द डीएनए, कौन सा एंजाइम होगा जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा डीएनए को, आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइजेशन, सिंथेसिस करना। डीएनए का सिंथेसिस करना है तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए का सिंथेसिस करना है तो आरएनए पॉलीमरेज। बहुत ईजी है याद करना, आगे बात समझ में। आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, नॉट टर्मिनेट द प्रोसेस। जैसे आप प्लेट खुद से नहीं पता लगा सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। जब बहुत बड़ी शादी में जाते हो तो ऐसा होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें, पता ही नहीं लगता। ऐसे ये डीएनए भी भाई लॉन्ग मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे पता ही नहीं लगता कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो आप केवल खाना जानते हो, स्टार्ट करना नहीं जानते, एंड करना नहीं जानते, लेकिन आप खा सकते हो। क्लियर है। सेम एज आरएनए पॉलीमरेज, आप अपने आप को आरएनए पॉलीमरेज समझ के ही चलो। सेम एज आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस एंड कैन नॉट टर्मिनेट द प्रोसेस। उसके लिए 2 रीजन होते हैं, रीजन, ठीक है, प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन। आप देख सकते हो। अब प्रमोटर मतलब क्या होता है, आपको बोला जाता है ना यू आर प्रमोटेड टू क्लास, नेक्स्ट क्लास, तो आप आगे बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो। और टर्मिनेट मतलब चलो भागो यहाँ से, मतलब वहाँ पे काम खत्म। तो प्रमोटर रीजन का काम क्या होगा, द रीजन वेयर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, ऐसा रीजन जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। और टर्मिनेटर रीजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या दिख रहा है आपको, पहला टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड, डेफिनेशन बता सकते हो। उसके बाद प्रमोटर रीजन दिख रहा है और टर्मिनेटर, इसका भी डेफिनेशन बता सकते हो। क्लियर है। और बीच का जो पार्ट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल जीन, समझ, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। प्रमोटर रीजन टर्मिनेटर रीजन के बीच में जो पार्ट है उसी का क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो उसको क्या बुलाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये किसका डायग्राम है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन, जैसे रेप्लिकेशन यूनिट को क्या बुलाते थे, रेप्लिकॉन, ठीक है, जहाँ पे रेप्लिकेशन होता था उसको क्या बुलाते थे, रेप्लिकॉन। ऐसे ही जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस यूनिट को, एक यूनिट में हम पढ़ सकते हैं, उसको बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आ गई होगी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। आपकी बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा द प्रमोटर रीजन इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ द 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। देखो भाई, कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन में तो जा नहीं रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो दोगे ना, ठीक है। तुम कहोगे ऐसा है, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे नाम पे ही प्रमोटर बताएंगे और तुम्हारे नाम पे ही टर्मिनेटर बताएंगे, तो खुश हो जाएगा। चलो कम से कम ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, कुछ तो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो क्या आप क्या बताओगे, प्रमोटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, 5' ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होता है, 3' ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो हमेशा प्रमोटर और टर्मिनेटर को किसके रेफरेंस में बताते हैं, कोडिंग के रेफरेंस में बताते हैं, टेम्पलेट के रेफरेंस में नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक। अब मैं ट्रांसक्रिप्शन आपको थोड़ा सा पहले समझा दूंगा ऐसे ही, फिर मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन, देखो 2 ऑर्गेनिज्म में हमें पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट थोड़ा सा मतलब होता नहीं, मैं गरीब तो वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 1 ही 2 कमरा होता है, उसी में सारा काम करते हैं, किचन भी होता है और भी सारी फैसिलिटी छोटे से ही घर में, छोटे से ही में होती है। क्लियर है। तो प्रोकैरियोट उसी टाइप का है। यूकैरियोट क्या है, उसके पास सब कुछ अलग अलग है, समझ में आया। उसके पास किचन का अलग है, वॉशरूम का अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, ड्रेसिंग रूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है। और प्रोकैरियोट क्या है, छोटा है, तो उसके पास, बेचारे के पास अलग अलग नहीं है, सब कुछ एक ही साथ होता है। क्लियर है। तो प्रोकैरियोट क्या है, गरीब टाइप का है,
और यूकैरियोट क्या है, थोड़ा सा अमीर है। समझ में आ गई बात? वो गरीब, और मैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, केवल तुम्हें समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रोकैरियोट में डिफरेंट तरह से होता है और यूकैरियोट में डिफरेंट तरह से होता है। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि देखो मैं फिर से कोरिलेट कर रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, समझ में आ गया कि डीएनए जो होते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आरएनए में चेंज होना। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाते। उसका रीज़न क्या है कि दोनों स्ट्रैंड अगर ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे तो एक तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अल्टर हो जाएगी, डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगेगी, ठीक है, और वो सेल के लिए अच्छा नहीं है। और सेकंड क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बन सकता है। दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाएंगे तो दोनों बाइंड हो जाएंगे, ट्रांसलेशन रुक जाएगा और वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो फ्यूटाइल हो जाएगा, पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। क्लियर है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, द सेगमेंट ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड विच टेक्स पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे टेम्पलेट कर लेना। इट हैज़ अ प्रमोटर रीजन, बता दिया प्रमोटर रीजन क्या होता है, एकदम वही खाने वाला एग्जाम्पल लेना, ठीक है, जहाँ से बिगिनिंग होती है, टर्मिनेटर जहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, ये हो गया। तो टेम्पलेट रीजन, कोडिंग रीजन, प्रमोटर रीजन, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटर रीजन जो होता है वो किस एंड पे प्रेजेंट होता है, 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, जिसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। देखो ये सब इंग्लिश वर्ड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अप स्ट्रीम मतलब आगे की तरफ जाना, डाउन स्ट्रीम मतलब वहीं पे ओवर हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, इज द एरिया ऑफ टेम्पलेट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा एरिया जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो उसको क्या बुलाएंगे, स्ट्रक्चरल जीन। मतलब कह सकते हो जिस पोर्शन का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी को क्या बुलाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। क्योंकि प्रमोटर तो इनिशिएशन रीजन है और टर्मिनेटर क्या है, जहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्लियर हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये समझ में आ गया है आपको यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप्स ऑफ आरएनए, आपने सुना होगा कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, बहुत सारे टाइप के आरएनए होते हैं। मैं थोड़ा सा एक स्पेस कहीं देख लूँ उस पर, हाँ यहाँ देखो आरएनए आर ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप के आरएनए होते हैं। वैसे तो हम आरएनए को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चरल आरएनए और एक फंक्शनल आरएनए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अपने सिलेबस से बाहर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे 2 टाइप के आरएनए देखने को मिलेंगे, एक स्ट्रक्चरल आरएनए होता है और एक फंक्शनल आरएनए होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आरएनए में एमआरएनए आ जाता है और जितने आरएनए होते हैं वो सब फंक्शनल आरएनए में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए, ठीक है। आपने जैसे 9th में 11th में ये पढ़ रखा है कि राइबोसोम पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है। वो इतनी दिन से हमारी जो क्वेस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए आर देयर, 3। अब एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर। अब सोचो मैसेंजर कौन क्या करेगा, क्या करता है मैसेंजर, ठीक है, मैसेज लेके आता है, मैसेज भेजेगा कौन, डीएनए। डीएनए से जो कोडॉन अपने लेके आएगा वो कौन होगा, एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए। आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, जो एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। समझ में आ गया, राइबोसोमल आरएनए इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट है टी आरएनए, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, जो कुछ ट्रांसफर करेगा, ठीक है। एमआरएनए क्या लेके आएगा, कोडॉन लेके आएगा डीएनए से कि लो भाई ये सब कोडॉन है, इनको इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस करो, ठीक है। उसके बाद आरआरएनए कहेगा ठीक है लाओ करते हैं, टीआरएनए कुछ ट्रांसफर करेगा, उसी की हेल्प से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। वैसे टीआरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, इतना याद रखो, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, आगे एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इतना समझ के चलो कि 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। अब देखो अगर कोई छोटा है, कोई छोटा पर्सन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया एक ही रूम है, एक ही बेचारे के पास सब कुछ है और उसी से जितना भी प्रोसेस है सब कुछ कर ले रहा है। समझ में आया, जैसे मान लो एक के पास अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से वो घूमने भी चला जा रहा है, मोटरसाइकिल से अपने वर्क प्लेस पे भी चला जा रहा है। लेकिन अगर जिसके पास मोटरसाइकिल भी है, स्कूटी भी है, कार भी है, तो वो अलग अलग तरह, अगर उसको कहीं दूर जाना है, ज़्यादा लोग को जाना है तो कार से चला जाएगा,
कुछ सामान वगैरह जाना है, मस्ती में चलाना है तो स्कूटी चलाएगा, तेज चलाना है तो बाइक लेके जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो वो क्या है, उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो वो कौन है? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के पास बेचारे के पास एक ही है, उसी एक से सब कुछ काम निपटा देता है वो। क्लियर है? तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में केवल एक टाइप का होता है, only one type of RNA polymerase which transcribe 3 type of RNA, जो तीनों टाइप के RNA को ट्रांसक्राइब करता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, याद रहेगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, उनके पास केवल एक ही होता है RNA पॉलीमरेज दैट ट्रांसक्राइब 3 टाइप ऑफ RNA। लेकिन जो यूकैरियोट होता है उसके पास 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3, 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज होते हैं। इनका नाम है 1, 2, 3। तो बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा हुआ इसका नाम कुछ और नहीं रखा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, तो 1, 2 और 3। अब देखो 3 टाइप के RNA होते हैं, उनको कैसे याद करें कि कौन सा RNA पॉलीमरेज कौन से RNA को ट्रांसक्राइब करेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। देखो सबसे आपके लिए, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम जो है वो है PMT। अब तुम कहोगे सर PMT तो होता ही नहीं। अरे PMT ही है, अगर नीट को देखो तो PMT ही है। PMT का फुल फॉर्म क्या होता है? प्री मेडिकल टेस्ट। तो नीट भी एक टाइप का प्री मेडिकल टेस्ट ही तो है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आपके लाइफ में कौन सा एग्जाम है? PMT। तो यहाँ लिख दो PMT। ठीक है, अब तुम कहोगे सर P तो कुछ होता नहीं, तो P को रिप्लेस कर दो किससे? RMT। कभी कभी रिस्ट वॉच आती है तो उसमें RMT भी लिखा होता है, RMT। ठीक है, तो PMT तो याद रहेगा, P से किसको रिप्लेस कर दोगे? R। तो RNA पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करेगा? rRNA को। RNA पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्राइब करेगा? mRNA को। और RNA पॉलीमरेज 3 किसको ट्रांसक्राइब करेगा? tRNA को। तो हमेशा आपके दिमाग में याद रहेगा RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3 3 टाइप के होते हैं। यूकैरियोट्स में कितने टाइप के RNA होते हैं? 3 टाइप के, mRNA, rRNA और tRNA। सर ने क्या हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्या है? प्री मेडिकल टेस्ट, PMT। P को किससे रिप्लेस कर दोगे? R से, RMT। कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, RMT 1, 2, 3, RMT 1, 2, 3, बस हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज 1 rRNA, RNA पॉलीमरेज 2 mRNA और RNA पॉलीमरेज 3 tRNA को क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा। किसमें? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास बेचारे के पास एक ही RNA पॉलीमरेज होता है, उसी की हेल्प से वो जितने भी RNA को ट्रांसक्राइब करता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक अब ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बता दी, अब आप हमें केवल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वी विल स्टडी इन द 2 सेपरेट ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में हम लोग को स्टडी करनी है। और कंफर्म है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस वही खाने वाला याद रखना कि शादी में जाते हैं, डोंगा ओपन करते हैं, DNA ओपन करते हैं, खाना निकालते हैं, रखते हैं, डोंगा बंद कर देते हैं। समझ में आया? तो DNA के डबल स्टैंडर्ड होते हैं, एक तो ढक्कन है, उसका कोई काम ही नहीं, वही कोडिंग स्टैंड है। टेम्पलेट से क्या निकाल लेते हैं? अपना RNA उससे बन जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, डोंगा बंद हो जाता है। इस तरह से आपकी प्लेट भरती चली जाती है। ठीक है, और टर्मिनेटर जहाँ पे वो आएगा बस भैया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो आप प्लेट लेके अलग हो जाओगे। ऐसे ही RNA पॉलीमरेज RNA को लेके अलग हो जाता है। कितनी बढ़िया स्टोरी लगी। ठीक है, तो राइट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, यस सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर इन अ वेरी इजी मैनर। बहुत इजीली समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये कोवर्जन मतलब आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा आप लिखो, और अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो प्रॉब्लम है तो उसको मैं दूसरे ढंग से बताऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऐसे ढंग से बताऊं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। और लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना, मैक्सिमम शेयर करना। जिनको मॉलिक्यूलर इस तरह से पढ़ना है उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उनको थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा कि मॉलिक्यूलर ईजी है। ठीक है, जो अभी तक नोशन था, एक सेट ऑफ बिलीव था कि मॉलिक्यूलर बहुत टफ होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर टफ नहीं है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, सो स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू।